रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, थर्सडे का सेशन है। कल बाजार बंद है और निफ्टी लेकर आई स्क्रीन पर, बैंक निफ्टी भी लेकर आई है। डेज हाई पर नहीं लेकिन अच्छी तेजी के साथ हम कामकाज कर रहे हैं। 170 अंक ऊपर है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। स्पेशली आज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से ज़्यादा साथ मिल रहा है और अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंकिंग के बड़े दिग्गज काउंटर्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स साथ देते हुए पीएसयू से एसबीआई आपको नजर आएगा जहां पर स्ट्रेंथ है अच्छी खासी। एक बार ब्रेंट लेकर आइए और जिस कदर ब्रेंट में नरमी आई है उससे मार्केट का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है, क्योंकि अगर आप रेट सेंसिटिव स्पेसेस देखें जैसे कि ऑटो और रियल्टी, वहां पर अच्छी मजबूती है आज के सेशन में। तो ब्रेंट एक बार रखिएगा स्क्रीन पर। $73 के नीचे हम कर रहे हैं कामकाज, ये अच्छी चीज है। और साथ ही रुपए में जिस तरीके से फिर से मजबूती लौटी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ब्रेंट का कमजोर होना और साथ ही रुपए का मजबूत होना, ये अच्छी चीज होती है मार्केट के लिए और अभी फिलहाल वही देखने को मिल रहा है। मेटल में थोड़ी नरमी है, लेकिन इस मार्केट में क्या किया जाए, कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होगा, साथ ही ओवरऑल आउटलुक अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या बन रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मार्केट पर बात करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डेजी जुड़ रहे हैं। रूपक जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आज अच्छी तेजी है निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए, और कल भी हमने अच्छी बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखाई थी और आज भी अच्छी तेजी। क्या लग रहा है इस मार्केट में, लॉन्ग जो कैरी कर रहे हैं वो बने रहें, जो लॉन्ग नहीं है उनको क्या हिदायत इन लेवल्स पर, क्या आउटलुक? देखिए, बहुत बढ़िया सेंटीमेंट लग रहा है मार्केट का। कल जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया था 20 EMA के ऊपर, इवन परसों भी सपोर्ट लिया था 20 EMA के ऊपर, तो लगातार 2 दिन 20 EMA के आसपास सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने एक रैली दिया और रिसेंट जो कंसोलिडेशन हाई था उस कंसोलिडेशन हाई को भी रिक्लेम किया, मतलब हाई के ऊपर निफ्टी खड़ा है अभी। तो सेंटीमेंट तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। बैंक्स की तरफ से बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। इवन जो सारे लार्ज कैप है, रिलायंस से लेके एल&टी, फिर एचडीएफसी बैंक से लेके एसबीआई, सारे लार्ज कैप एकदम फॉर्म में लग रहा है शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के लिए। तो मुझे निफ्टी में बहुत पॉजिटिविटी दिख रहा है। 24,500 24,800 तक निफ्टी शॉर्ट टर्म में जा सकता है। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 23,800, जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक बुल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बैंक्स की तरफ सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आना चाहिए। 57,900 का सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में और हायर एंड पे 59,500 तक जा सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा व्यूज पॉजिटिव रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंशियल स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स यहाँ पर नजरें रहेंगी और मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छी है। तो निफ्टी बैंक पर 59,500 तक की टारगेट देख रहे हैं वो, और साथ ही निफ्टी पर 24,500 से लेकर 24,800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आउटलुक जो है वो काफ़ी मजबूत। अच्छा, एक बार कंट्रीब्यूशन रख देती हूँ, फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी लेंगे रूपक डेजी से। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आई है, जो बातें निकल के आई हैं, दिग्गज काउंटर्स आज साथ दे रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक आपको बैंकिंग स्पेस से नजर आएगा। जिस तरीके से ऑटो में तेजी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुबह ही चर्चा हुई थी इसकी। मारुति सुजुकी देख लीजिए, सबसे मजबूत आज ऑटो पैक में, और एल&टी भी आज कंट्रीब्यूट करे, करीब 27 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन वहां से भी। थोड़ा कमजोरी अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को, टाइटन और इन्फोसिस जैसे काउंटर में। कल चला भी था काफी इन्फोसिस, तो आज थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। रूपक डेजी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके? स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया मेरा पहला स्टॉक रहेगा एचडीएफसी बैंक। रिसेंट चार्ट में देखता हूँ तो बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट यहाँ से पॉजिटिव रहेगा। बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस पर टारगेट ऑफ 880 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 770 के नीचे। दूसरा कॉल रहेगा मेरा आनंद राठी। स्टॉक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा था और आज वापस एक बार ब्रेकआउट की कगार पे है। तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा अराउंड द स्टॉक। बाई की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 2100 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1870 पे।
ठीक है, आनंद राठी 2100 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं और 1875 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। देखिए निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी और डेज हाई पर एचडीएफसी बैंक भी इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। एक बार एचडीएफसी का टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराएंगे रूपक जी? जी बिल्कुल, टारगेट रहेगा 880 और स्टॉप लॉस रहेगा 770 के नीचे। तो 770 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 880 तक के स्तर एक्सपेक्टेड हैं एचडीएफसी बैंक्स में स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि वाटरवेज लीजर के आईपीओ में निवेश का आज आखिरी दिन है, लेकिन सवाल है कि क्या आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? क्या इस कंपनी से जुड़ी दिक्कतें हैं? बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल जी, आइए सुनते हैं। इस आईपीओ में ना रेड फ्लैग्स की भरमार है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये था कि डीआरएचपी के समय में 3 मर्चेंट बैंकर थे, आते आते सिर्फ 1 बच गया मर्चेंट बैंकर, ठीक है। और आईपीओ का सिर्फ 10% रिटेल के लिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में वॉलेटिलिटी है इससे, तो इसके लिए रिटेल के ओवर सब्सक्रिप्शन कोई माने नहीं है। 2 गुना रिटेल सब्सक्राइब हो गया तो क्या मतलब 20% ही तो भरा है ना उसका, ठीक है। देखिए QIB में तो जीरो है, अब पता नहीं आखिरी दिन पे आ जाए तो। भारतीय क्रूज मार्केट बहुत छोटी है अभी, इसमें हम ही को थोड़ा ना सबसे पहले कूद के देखना है कि ये मार्केट कैसी है। लिस्ट हो जाने दीजिए, देख लीजिए अगले 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। वैसे भी आईपीओ तो मेरा हमेशा ही व्यू रहता है, अच्छे से अच्छे आईपीओ मेरा व्यू ये रहता है। लिस्ट हो जाने दें, 3-4 क्वार्टर के नंबर देख लें, उसके बाद इतना तो इन्होंने जो लीज पे क्रूज ले लिए हैं उसके रेंटल देने हैं, भले ही वो क्रूज फिर भरे या ना भरे, रेंटल तो देना ही देना है आपको। 1524 करोड़ प्लस जीएसटी का रेंटल देना है। इतना रेवेन्यू आएगा कि नहीं आएगा, मुझे थोड़ा डाउट है इस चीज़ को लेकर। मुझे इस बिजनेस मॉडल पे काफ़ी डाउट है। ग्लोबली ये बिजनेस मॉडल कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं है। ये लग्जरी ट्रैवल है अपनी जगह, पैसा नहीं बनाती है ये बिजनेस, तो इस बिजनेस में पैसा नहीं बनने वाला है। और पिछले साल भी देखे तो आप EBITDA 46% गिरा ही है इनका। या तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, ठीक है, अब आप कह दें कि 2 नए क्रूज जोड़ने से अच्छा हो जाएगा, देख लेंगे अगले 2 साल में ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक लिस्ट होकर कहीं बहुत ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला है, तो आपको मौका मिल जाएगा अगर आपको इसमें लेना है तो। लेकिन ऐसे फैंसी आईपीओ से मैं नॉर्मली ना बचने की सलाह देता हूँ, तो इसके लिए मेरा व्यू रहेगा कि इससे बचें। फंसना मना है, हेरिटेज स्टेक में आपने सुना वाटरवेज लीजर के आईपीओ को लेकर क्या दिक्कतें हैं और यही अप्रोच आपको अपनानी है। चलिए इसी के साथ बताते हैं आपको, आप सभी के जहन में ये सवाल ज़रूर होता होगा कि इस मार्केट में करना क्या है, क्या लमसम के जरिए इन्वेस्ट करें या एसआईपी की अप्रोच जारी रखें। देखिए क्योंकि यूएस ईरान शांति समझौते के बाद भारतीय बाजारों में तेजी का माहौल बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी लौटी है, तो निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या अब लमसम निवेश का सही समय है या एसआईपी के साथ ही आपको बने रहना चाहिए। इसी अहम मुद्दे पर डीएसपी म्यूचुअल फंड के को-हेड इक्विटीज रोहित सिंघानिया से बातचीत की सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल जी ने। आइए सुनते हैं। इस समय सवाल यही कि क्या लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही समय है या वो समय जा चुका है। अभी अगर किसी को इस मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी हो और होराइजन लंबा हो, तो क्या यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? अनुज, जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, राइट, लमसम का क्वेश्चन आता है या एसआईपी, मेन है इन्वेस्टर को देखना है उनका टाइम होराइजन क्या है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1। और 2, हम आज इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, राइट। तो यही अगर हम फरवरी में बात कर रहे होते, हमारा क्या थॉट था कि ऑयल को फंडामेंटली $75 से ऊपर होने की कोई रीजन नहीं है। हमारी अर्निंग्स ग्रोथ बॉटम हो रही है, ग्रेजुअली 1-2 क्वार्टर में पिकअप होएंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मैक्रोज ठीक है। ये लास्ट 3 महीनों में क्या चेंज हो गया कि जो अर्निंग्स ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जून क्वार्टर से स्टेबलाइज हो जाएंगी, शायद वो 1-2 क्वार्टर से डिले हो गई हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी जो लग रहा था विद ऑयल बीइंग एट $100+, बट गवर्नमेंट ने इन टर्म्स ऑफ करेंसी के लिए काफ़ी चीज़ें करी हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट FCNRB का जो ने स्कीम निकाली है। जब मैं ये सबको कंबाइन करता हूँ, मुझे लगता है जो मेरा फरवरी में व्यू था वो शायद 2-3 महीने से डिले हो गया है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पिकिंग अप, मैक्रो बीइंग गुड, ओवरऑल स्टेबिलिटी बीइंग देयर। तो मुझे लगता है आज के दिन भी अगर आपका 2 या 3 साल से ज़्यादा टाइम होराइजन है, अगर आप लमसम भी डाल रहे हो, तो मैं उससे ठीक हूँ, खुश हूँ। एसआईपी इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज आपको एवरेज करने का मौका मिलता है। पर आज जिस तरह द मार्केट है, जो एक्सपेक्टेशन है कि वॉर खत्म हो गई है, क्रूड जो हम 3 महीने पहले सोच रहे थे वो वापस उधर ही आ जाएगा,
कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेटर होंगी, बैंकों की कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। तो अगर आज कोई 3 साल का व्यू लेके लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं उसको मना नहीं करता हूँ। तो टाइम होराइजन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंबी अवधि के नज़रिए से निवेशित हैं मार्केट में और निवेश करते ही रहना चाहिए। एसआईपी हमेशा से एक बेटर अप्रोच रही है और लमसम भी किया जा सकता है। लेकिन रूपक दे जी, बाजार में तेजी है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे हैं। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदलूं और आपसे पूछूं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे लगते हैं आपको जहां पर एसआईपी के जरिए हमेशा निवेश करते रहना चाहिए लंबी अवधि के नज़रिए से, तो वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं? स्टॉक्स लाइक जो बैंकिंग सेक्टर में मेनली प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, फिर इंफ्रा और नेशनल बिल्डिंग में जैसे स्टॉक लाइक एलएनटी, ये सारे स्टॉक्स में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन एसबीआई के नाम भी कहूंगा जिसमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है। राइट तो बैंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसबीआई का जिक्र क्या रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। एसबीआई 1.5% अप है इस मार्केट में। आज हमने कवर किया था इसको, आज का एक कम है। सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट थी, 1275 से ऊपर तक के टारगेट, यानी कि 23% का अपसाइड लंबी अवधि के नजरिए से में। तो एसबीआई पर एसआईपी अप्रोच ले सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन पर सीएनबीसी आवाज़ की हमेशा से सलाह रही है कि इंटरग्लोब एविएशन जब काफ़ी टूटा था ये स्टॉक, तब वहाँ से इसका 52 वीक का लो रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। और उस वक्त से हमने इस पर व्यू लिया था इंटरग्लोब एविएशन पर कि एसआईपी की अप्रोच लगाई जा सकती है। 4000 समथिंग के एक बार रखिएगा इसका 52 वीक हाई एंड लो, तो आपको समझ में आएगा। रूपक दे जी, इंटरग्लोब एविएशन जिन्होंने वो रैली मिस की, उसके बाद इन लेवल्स पर अब क्या राय होगी? देखिए, चार्ट पे बहुत बढ़िया सेटअप दिख रहा है मुझे लगता है कि नया हाई बन सकता है स्टॉक में। इस स्टॉक में भी एसआईपी की थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे बाई इनिशिएट किया जा सकता है और नीचे के लेवल पे एवरेज कर सकते हो। तो मुझे लगता है नया हाई की तरफ जाना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और नीचे 4800 तक ऐड करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस डालना होगा 4600 के नीचे। 3895 इसका 52 वीक लो था, जो कि मार्च के महीने में आया था। उस वक्त से हमने सीएनबीसी आवाज़ पर एक अप्रोच ली थी कि एसआईपी के जरिए आप इस पर्टिकुलर काउंटर में निवेश करना जारी रखें, और देखिए वहाँ से अब 5440 के लेवल पर आ गया है। तो अच्छी रैली इंटरग्लोब एविएशन में देखने को मिली है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो डेज हाई पर कर रहे हैं कामकाज, सब पे होगी चर्चा। और थोड़ा हाई साइड से निफ्टी फिसला है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा हाई साइड से फिसला है, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ है। लेकिन आज ब्रेथ उतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी आपको जिस तरीके से मिड कैप फ्लैट और स्मॉल कैप में थोड़ी नरमी आज देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा जो संख्या है गिरने वालों की है आज। 1822 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर दबाव है, 1223 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन ऑटो पैक रखिएगा, 2% ऊपर ये इंडेक्स शानदार तेजी के साथ, इनफैक्ट तो अब तो 3% हो गया ऑटो सेक्टर, 3% की तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। और मारुति, मदरसन, टीवीएस मोटर्स सभी में अच्छी रैली। एक बार हीरो मोटोकॉर्प रखिए स्क्रीन पर। हीरो मोटोकॉर्प 2% ऊपर है आज के सेशन में। दमदार रिपोर्ट आज सुबह आई थी सीएलएसए की, आउट परफॉर्मर की रेटिंग है और टारगेट प्राइस 5728 रुपए प्रति शेयर का, यानी कि 14% का अपसाइड पोटेंशियल हीरो मोटोकॉर्प में सीएलएसए को नजर आ रहा है। बड़ी बातें सामने आई कि जो बाजार एल नीनो के इफेक्ट को चिंता मान रहा था, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा है। पुराने आंकड़े ये बताते हैं कि कम बारिश और हीरो मोटो की कम बिक्री का ऐसा कोई वो कनेक्शन नहीं है, कोई मजबूत संबंध नहीं रहा है। इनफैक्ट सीएलएसए का मानना है कि कंपनी ने लगातार 14% से ज्यादा एबिटा मार्जिन बनाए रखा है और आने वाले समय में नए स्कूटर्स की लॉन्चेस, जीएसटी कट से ग्रोथ को और सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए 5% वॉल्यूम केगर का अनुमान है और करीब 14% एबिटा मार्जिन का भी अनुमान रखा है सीएलएसए ने। सीएलएसए का यह भी कहना है कि अगर हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स अच्छी रही और अनुमान के मुताबिक ही रही तो और ग्रोथ के ट्रिगर्स मिलेंगे। इसलिए वैल्यूएशन की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव नजर आता है इन स्तरों पर। खरीदारी की राय आउट परफॉर्मर की कॉल है। हीरो मोटोकॉर्प पे राय सीएलएसए की चार्ट देखेंगे रूपक दे जी, शानदार रैली है आज के सेशन में, पूरा ऑटो पैक की फोकस है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प इन लेवल्स पर
क्या राय? म्यूट पे हैं रूपक जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए फिर बोले। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए से तो मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग साइड का ट्रेड इसमें, बट लॉन्ग टू मिड टर्म का व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच गए करेक्ट होके, तो यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रिकवरी मिड टू लॉन्ग टर्म में पॉसिबल लग रहा है मुझे। 4770 का स्टॉप लॉस रहेगा और रिकवरी में मुझे लगता है 54-5500 तक जा सकता है। ओके, मोटो कॉप लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा नजर आ रहा है, फिलहाल 2% अप है। चलिए वक्त थोड़ा शो को वाइड अप करने का। बहुत शुक्रिया रूपक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर देखिए KYC और मैं आपसे अब मिलूंगी क्लोजिंग शो में कमाई का अड्डा में। लौटती हूँ।